अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं अभी साथ ही आपको ले चलूँगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे मैंने कंपेयर किए हैं पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जो है हमारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। इसमें जो कंपनीज़ हैं उनके स्टॉक्स डिविडेंड के लिहाज से जो बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं वो उस पर हमने किया। इस तरह के पहले लिस्ट कर लिए सारी कंपनीज, उसमें से फिर एक एक को डिस्क्वालीफाई करते गए और वीडियो के एंड तक आपको 3-4 एक अच्छी कंपनीज मिल जाएंगी जिनके अच्छे स्टॉक्स हैं। और साथ ना सिर्फ ये, बल्कि जैसे ही आप स्क्रीन शेयरिंग पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि पहले मैंने आपको बताया कि कहाँ से मैंने सारा डाटा लिया है और किस तरह से उसको प्रोसेस किया, और उसके बाद फिर हम उस दूसरे स्टेप पे गए हैं, उसको एक एक करके वो सारा डाटा देखा है, उसको आपस में कंपेयर किया और एंड में जाके फिर डिसाइड किया। तो अगर आप वो वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको ये भी समझ आ जाएगी कि दूसरे सेक्टर्स में किस तरह आपने बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जो हैं उनको चूज़ करना है और फिर सिर्फ उनके साथ जाना है अगर आप डिविडेंड के लिहाज से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो चले कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी इस तरह की वीडियोस जो लाइनअप हैं डिविडेंड के लिए, तो 2-3 अगली वीडियोस लाइनअप है वो सारी ताकि आप तक पहुंच जाए आराम से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, जिसको एनर्जी सेक्टर भी कहा जाता है, उसकी तकरीबन 14 कंपनियां जो हैं वो लिस्टेड हैं। और इन सारों की लिस्ट मैंने बना ली है विद सिंबल्स विद करंट प्राइस, और ये इनके परसेंटेज में जो पिछले 5 साल के डिविडेंड्स हैं ये हैं। फिर ये 2002 फाइनेंशियल ईयर अभी 1.5 माह हुआ है सिर्फ, तो इसका परसेंटेज में डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये भी मैंने रुपीज़ में लिख लिया। फिर एवरेज डिविडेंड इसका लिख लिया, और ये इनका वो पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस कैसी रही है। अब इस सब को डिस्कस करके हम 2-3 कंपनीज शॉर्ट लिस्ट करते हैं जो कि बेस्ट हैं फॉर डिविडेंड इस सेक्टर में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि डाटा मैंने कहाँ से लिया, ताकि आप लोग भी इसको ना सिर्फ वेरीफाई कर सकें बल्कि अदर सेक्टर्स के लिए भी आप ये चीज़ कर सकें और उसको देख सकें। तो इसमें सबसे पहले मैंने scstrade.com की वेबसाइट जो है वो यूज़ की है। ये एक स्टॉक ब्रोकर है, इनका डाटा जो है वो सबके लिए पब्लिक है। नॉर्मली स्टॉक ब्रोकर्स जो होते हैं वो पब्लिक नहीं रखते अपना डाटा, सिर्फ अपने अकाउंट होल्डर्स को देते हैं, लेकिन इनका डाटा पब्लिक है, तो इस वजह से ये मैं अपनी वीडियोज़ में ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इसमें आप इनकी मेन वेबसाइट खोलें, उस पर सिम्बल्स वगैरह डिफरेंट लिखे आ रहे होते हैं, उस पर किसी पे भी क्लिक करें और ऊपर जाके यहाँ पे अपनी कंपनी जो भी डिज़ायर्ड जिसका आप देखना चाहते हैं वो चेंज कर लें यहाँ पे जाके सिंबल, और एंटर करने के बाद ये पेज आ जाता है। अब इसमें ये जो डिविडेंड्स के लिए स्पेसिफिकली ये वाला ग्राफ इम्पोर्टेंट है। इसमें ये जो ब्लैक लाइन आ रही है ना, और इसके साथ ये जो छोटा सा टूल टिप आ रही है, इसमें डिविडेंड यील्ड 14.03%, ये वो मेन जो डाटा आपने देखना है। और ये जो ऊपर लिखा आ रहा है ये रुपीज़ में और ये नीचे परसेंटेज में, तो ये आपका मेन डिविडेंड का डाटा है। तो ये डिविडेंड का डाटा ज़्यादातर मैंने यहाँ से लिया, और जहाँ कुछ ऐसे ऑप्शंस थे जहाँ पे अवेलेबल नहीं था डाटा, तो वहाँ पे मैंने आगे पीछे से मसलन ये बीएमए की वेबसाइट से जो है वो ले लिए। कुछ जगह पे ना थोड़ी बहुत एरर थी इस डाटा में। ये डिविडेंड यील्ड होता है, ये जो मतलब एक तो रुपीज़ में ना, दूसरा परसेंटेज में डिविडेंड यील्ड होता है कि आपकी इन्वेस्टेड मनी के अगेंस्ट कितने परसेंट डिविडेंड उस ईयर में आपको मिला है। उसके बाद आ जाती है पीएसएक्स की वेबसाइट, उस पर भी इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएं, ऊपर एक 3 ऑप्शन आ रहे होते हैं, उसमें डाटा पोर्टल पे जाके यहाँ पे सर्च करके कोई भी सिंबल जो है वो आ जाता है। इसको यहाँ पे भी चेंज करके आप डिफरेंट सिंबल्स पे जा सकते हैं। उनमें फिर ये नीचे पे आउट्स आते हैं। अब ये पे आउट्स डिविडेंड यील्ड परसेंटेज में नहीं है, यानी कि अगेंस्ट योर इन्वेस्टेड मनी नहीं है। ये 50% अगर लिखा हुआ तो ये 10 रुपीज़ का 50% है। ये 60% लिखा हुआ तो 10 रुपीज़ का 60% है, यानी कि स्टॉक की प्राइस बेशक जो भी है, ये जो नीचे डाटा होता है ना वो स्टॉक की बेस प्राइस पे होता है। और स्टॉक की बेस प्राइसेस पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में मोस्टली जो है ना वो 10 रुपीज़ ही होता है। तो ये 10 रुपीज़ के अगेंस्ट परसेंटेजेस लिखी होती हैं, तो इससे ख़ास कुछ पता नहीं चल रहा होता। लेकिन जैसा कि ये जहाँ पे मिसिंग डाटा था ना, और लास्ट ईयर की लास्ट 2 मंथ्स में अगर कोई डिविडेंड है रुपीज़ में, तो वो देखने के लिए मैंने ये यूज़ किया। और दूसरा इसमें ये इंपॉर्टेंट ग्राफ ये वाला है 5 ईयर्स वाला, इसमें आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में कंपनी कैसी गई है और ये वो। अच्छा, तीसरा जो मैंने सोर्स यूज़ किया वो बीएमए
ट्रेड का एनालिटिक्स वेबसाइट है। ये आप BMA के साथ मेरा ब्रोकर अकाउंट ओपन हुआ है, तो उन्होंने मुझे इसकी एक्सेस दी हुई है। या हर किसी के पास एक्सेस नहीं होती, ये सिर्फ उनका ब्रोकर के पास होता है। लेकिन ये कोई ऐसा ख़ास डाटा नहीं है जो कि सिर्फ यहीं पे अवेलेबल। ये आपको SCStrade.com से भी मिल जाएगा, ये आपको PSX की वेबसाइट से भी मिल जाएगा। तो अगर आपका कोई कहीं पे कोई ब्रोकर अकाउंट खुला हुआ है तो वहाँ पे जो है आपको ये डाटा वहाँ से भी मिल सकता है। इसमें स्पेशली इस वीडियो की प्रिपरेशन के लिए, इस डाटा के कलेक्शन के लिए मैंने यहाँ से थोड़ी हेल्प ली, जो इसका पेआउट्स का टैब है। अब इन दोनों को तो क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि ये जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ग्राफ थोड़े थोड़े हम कभी देखते रहेंगे वीडियो के दरमियान। ये सारी कंपनीज मैंने लिस्ट कर ली हैं, चाहे वो डिविडेंड देते हैं या नहीं देते। तो अभी शार्ट लिस्ट कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज जो है वो अच्छा डिविडेंड दे रही हैं। और उनमें अगर आपने कोई स्पेसिफिकली डिविडेंड के लिए पैसे रखे हुए ना, जिस पे आपको एक एक्स्ट्रा इनकम मोहर आने लग जाए एज अ डिविडेंड, उसके लिए ये वीडियो टेलर की गई है। उस पर स्पेसिफिक जो है ना वो देखेंगे। अब तो सबसे पहले तो ये 4 जो कंपनीज है ना, एक ये वाली होगी, ये होगी, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई। इन चारों को तो हम जो है ना स्ट्रेट अवे रेड कर देते हैं, क्योंकि ये चारों तो इन्होंने कोई डिविडेंड दिया ही नहीं है पिछले 5 साल में। स्पेशली के इलेक्ट्रिक, ये तो डिविडेंड के इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते लोगों को, और कंटिन्यूसली पिछले 5 साल में ये नेगेटिव ही गया है। यानी कि अगर 5 साल पहले किसी ने 6 रुपये के लिहाज से ये ख़रीदा था, तो अभी ये 3 रुपये पे ना इन्होंने कोई डिविडेंड दिया है। कुछ अच्छी कंपनी भी है, ये कोहिनूर पावर लिमिटेड, ये थोड़ी स्टेबल स्टॉक है नॉर्मली। ओवरऑल ये इसलिए नीचे गया है पिछले 5 साल में क्योंकि 2017 में पीक पे मार्केट गई थी, सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़े थे और वहाँ तक दोबारा मार्केट नहीं पहुँच सकी। लेकिन इंडेक्स के लिहाज से ये काफ़ी स्टेबल है। तो बीटा भी इसका 0.67 है। बीटा जितना लो होता है, इसका मतलब है कि इंडेक्स ऊपर नीचे होता रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है स्टॉक को। खैर, वैसे आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन डिविडेंड के लिहाज से इसको हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं कि एवरेज पे ही चले जाते हैं। ये लोअर इस वाला है हब पावर कंपनी, ये बिल्कुल इनकन्सिस्टेंट है, 6%, 7% और अब 14%। ये यानी कि जब डिविडेंड देते हैं तो तकरीबन साल का जितना कि बोर्ड रेट मिल रहा होता है ना आपको, नॉर्मल सेविंग अकाउंट में अगर रखेंगे या किसी इस्लामिक म्यूचुअल फंड में आई सेव के मसलन रखेंगे तो आपको मिल जाएगा उतना। और फिर ये दरमियान में छोड़ भी देते हैं, तो डिविडेंड के लिहाज से इसको भी हम रेड में डालेंगे। फिर इसके बाद कोहिनूर एनर्जी, इसको बाद में डिस्कस करते हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा बेहतर है, ये भी बेहतर है। फिर लैलपुर, इन्होंने भी अच्छा ही दिया हुआ है, मतलब अंदर एक स्किप किया फिर भी दिया है। ये दोनों कंपनीज जो हैं इनका एवरेज ये चेक कर लें आप। अब ये जो है ये स्टेबल है, 1.08 बीटा है। इसका मतलब है बीटा जब 1 होता है तो इसका मतलब है जितना इंडेक्स ऊपर जा रहा है उतना ही ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, और इंडेक्स जितना नीचे जा रहा है उतना ही वो ऊपर जा रहा है। ये भी एक तकरीबन स्टेबल अच्छे स्टॉक की निशानी है कि वो कंपनी तो अच्छी है, अच्छी जा रही है, ओवरऑल उसकी रेपुटेशन अच्छी है, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिहाज से ऊपर नीचे हो रही है। डिविडेंड के लिहाज से लेकिन हमने अच्छे डिविडेंड वाली कंपनी देखनी है, तो उस लिहाज से ये दोनों भी डिस्क्वालीफाई होगी। अच्छा, एल्ट्रॉन का मैंने देखा था, इसका एक मसला ये था, इसका हम यहाँ पे ग्राफ भी देख लेते हैं। 5 ईयर पे चले जाते हैं। इसका देखें 5 साल पहले ये 47 रुपये का था और अब ये जो है वो 16 रुपये का है। यानी कि ये डिविडेंड अगर दे भी रहा है तो ये मतलब मुसलसल नुकसान में ही जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता कंपनी नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। ये थोड़ा सा ऊपर है, ये उस वक्त मेरे ख्याल है इन्होंने जो डिविडेंड ज़्यादा दिया था ना उसकी वजह से, वरना ये नीचे से नीचे ही जा रही है। इनका डिविडेंड भी कोई नॉर्मल सा ही है, मतलब कोई इतना ज़्यादा नहीं कह सकते हम जितना अकाउंट में आपको मिल जाए। आजकल तो 15% रेट चल रहा है कि बोर्ड रेट जो है ना। अब एक यहाँ पे ना इन्होंने अचानक से वो तकरीबन 100%, मैंने इसको 18 रुपीज़ इसकी प्राइस है करंट, तो 18 रुपीज़ का इन्होंने डिविडेंड दे दिया था। और इसका की परसेंटेज मुझे कहीं मिल नहीं रही थी उस वक्त की प्राइस के लिहाज से, तो मैंने आपकी प्राइस के लिहाज से देख के
तो बता दिए ये 100 से ऊपर ही होगा उस वक्त की प्राइस के लिहाज से जो 2021 में इन्होंने दिया था। एक इसकी वजह से इसका ओवरऑल डिविडेंड एवरेज बढ़ी हुई है, लेकिन ओवरऑल कंपनी नीचे जा रही है। मेरे ख्याल में जो है ना, मैं तो इसमें इन्वेस्ट करने से ज़रा गुरेज ही करूँगा, चाहे इसका ओवरऑल डिविडेंड परसेंटेज ज़्यादा बढ़ी है। अब ये इतना नीचे जा रही है कंपनी, उसको कंपनसेट करने के लिए चले उन्होंने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लेने के लिए ये कर दिया, लेकिन मैं इसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो इस बेस के पे जो है ना, मैं इसको भी अपनी लिस्ट से निकालता हूँ। पीछे अब 5-6 कंपनीज रह गई हैं, उसमें LPL देख लेते हैं। ये अब कंसिस्टेंट नहीं है। ये देखें 12% इन्होंने अब दिया है, अभी 2022 डेढ़ माह में, तो खैर इतना टाइम नहीं हुआ, ₹1 भी इन्होंने नहीं दिया। फिर 2020 में 26% इसलिए हो गया था कि ये यहाँ पे इन्होंने स्किप किया था, इधर कम किया। तो ये ओवरऑल डिविडेंड के लिहाज से कंसिस्टेंट नहीं है। और ये जो 10.67 का परसेंटेज का रेट है ना, वो आपको नॉर्मली भी मिल सकता है। तो वैसे एज अ नॉर्मल स्टॉक आप ये स्टेबल है। इसका मैंने ग्राफ भी देखा था, अब हर एक का ग्राफ खोल के यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसका ग्राफ देखा था, ये ओवरऑल स्टेबल है। वैसे एज अ स्टॉक आप इसको मतलब इस पर थोड़ा और रिसर्च करें और आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं, क्योंकि इस होप में कि मार्केट जब बेहतर होगी तो ऊपर जा सकता है, तो उस वक्त आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस वक्त के लिहाज से कर सकते हैं। लेकिन डिविडेंड के लिए जो है ना, ये इसको भी हम रेड में डाल देते हैं। फिर ये 8.8% अगेन, ये भी बहुत कम है, ये भी रेड उसमें चला गया। ये भी देखें ना, कंसिस्टेंट नहीं है। 9%, 8%, 0%, फिर 20%, ये 0 इसकी वजह से, 20 इसकी वजह से हो गया, ये नहीं दिया, यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे फिर 6% दे दिया। वैसे ओवरऑल बीटा जो है इसका भी लो है, ये भी सही है, और इसका भी बीटा लो था, लेकिन ये मैंने इसका स्टॉक वो देखा था, ग्राफ नीचे से नीचे जा रहा था। इसका लो का मतलब ये है कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाने या नीचे जाने से इस पर असर नहीं पड़ता, लेकिन ये नेगेटिव वे में जो है ना, तो उसको हम देख सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज ऊपर भी जा रहा था तो ये नेगेटिव में था, नीचे से नीचे जा रहा था ये स्टॉक, तो उस लिहाज से इसका बीटा भी लो था। तो वैसे भी डिविडेंड इसका इतना नहीं है, तो इसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया है ये इसका। अब हमारे पास 2-3-4 कंपनीज रह जाती हैं। अच्छा, ये जो चारों कंपनीज है ना, ये इनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब इसमें भी देख लेते हैं। इसमें भी ये जो कॉनोर एनर्जी है, ये इसका यहाँ पे तो लो है, लेकिन ये पिछले 3 साल से तकरीबन कुछ ना कुछ अच्छा देते ही आ रहे थे। इस टाइम पे अकाउंट्स आपको 7% देते थे, इस टाइम पे भी 7% देते थे। इन 2 सालों में वो कहीं 8-9-10% पे चले गए थे। इस साल 15% के करीब चले गए थे, तो वो तकरीबन 7-7 आ रहा है। 1 साल पता नहीं इन्होंने कर दिया है, स्किप कर दिया। तो इसमें डिविडेंड के लिहाज से आप मिनिमम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मसलन आपने पावर जनरेशन सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली अगर आपने रखे हैं ना मसलन कुछ पैसे, तो उसमें से 10% शायद आप इसमें जो है कॉन्फिडेंटली ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम रेड के बजाय ना येलो में डाल देते हैं। अच्छा, बाकी ये जो एंग्रो है, अच्छा इसकी दूसरे सेक्टर से की कंपनी से भी मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ। एक है एंग्रो पॉलीमर और एक है एंग्रो फर्टिलाइज़र, तो उनके डिविडेंड्स भी बड़े अच्छे हैं। तो ये इनका भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, मतलब, और इन्होंने मतलब एज अ डिविडेंड पेइंग कंपनीज ही अपने आप को जो है ना वो इन्वेस्टर्स के सामने वो किया हुआ है। मतलब इनकी बाकी कंपनीज के भी बहुत अच्छे डिविडेंड्स आते हैं। तो इसको मैं ग्रीन में डाल रहा हूँ कि ये मेरे मुताबिक एक अच्छी जो है ना डिविडेंड पेइंग कंपनी है। फिर ये कोट अद्दू वाले हैं, इनका भी डिविडेंड ओवरऑल अच्छा है। ये यहाँ पे इन्होंने थोड़ा कम दिया, लेकिन यहाँ पे कंपनसेट कर दिए। ख्याल है ये भी पहले थोड़ा सा इनका वो कम था, लेकिन अब जब 15% पे वो अकाउंट्स वाले रेट गए तो इन्होंने बढ़ा दिया। और मेरे ख्याल है ये शायद बाकी कंपनीज के साथ भी ऑन पार आना चाहते होंगे। ये भी एक अच्छी कंपनी हो सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर डिविडेंड। और ये फाइनली सैफ पावर लिमिटेड, ये आप देखें, ये इस तरह डाटा जब बंदा प्रोसेस करता है ना, तो आपके सामने कोई अच्छी ऑप्शंस भी और भी आ जाती हैं। ये इसका जो ओवरऑल 5 साल की परफॉर्मेंस है, बीटा है, वो भी काफ़ी अच्छा है, 0.68, और स्टेबल स्टॉक है। इनकी ये चीज़ देखें कि इनका डिविडेंड ये 11%, 10%, ये वो वाला टाइम है जब अकाउंट में पैसे रखने से आपको 7% मिलता था।
फिर आगे 10% मिलता था, ये 14 और 21। अब जब अकाउंट वाला 15 हुआ है तो उन्होंने 47 कर दिया। और इस टाइम पे जो मनी की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी करेंसी की जो है वो डाउन हुई हुई है, तो उसको भी ये 47 काफ़ी हद तक कंपनसेट करता है। उस लिहाज से ये बहुत अच्छा वो स्टॉक सामने आया है। अब ये हमारी पूरी डिस्कशन के बाद, सारी रीजंस आपको समझाने के बाद, ये हमारी 3 कंपनीज जो हैं इनमें हम कॉन्फिडेंटली पावर एंड जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में हम कर सकते हैं इन्वेस्ट। फिर एक चौथी ये भी 1 आध साल इन्वेस्ट करके थोड़ा सा, और फिर अगर ये कॉन्टीन्यूसली दोबारा से अच्छा डिविडेंड देना शुरू कर देते हैं और इसको कंटिन्यू रखते हैं, तो फिर ये भी एक अच्छी जो है ना वो हो सकती है। हबको ने भी वैसे ज़्यादा दिया था इस दफ़ा देखते हुए, लेकिन ये इसमें ये वो नहीं है ना, कंटिन्यूस नहीं है, 2 साल इन्होंने स्किप कर दिए। ये जो 3 कंपनीज है ना, ये मेरे ख्याल में बेस्ट होंगी डिविडेंड के लिए, फिर इसके बाद ये होगी। ये जो है ना डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, इनमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह होती है कि मार्केट डाउन भी जा रही हो तो आप इनको परचेज़ कर लें, तो आहिस्ता आहिस्ता जो अगर इसकी प्राइस भी कम होती है तो वो डिविडेंड से पूरा होता रहता है, और अगर मार्केट अप जाती है तो फिर तो फ़ायदा ही फ़ायदा। तो खैर जो भी डिसीजन करें वो अपने लिहाज से खुद सोच समझ के, अपने फाइनेंशियल हालत के लिहाज से जो है ना करें। बाकी ये 3 जो हैं इस सेक्टर में पसंद आए मुझे डिविडेंड के लिए, EPQL, कैपको, SPWL और फिर KOHE भी आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी सेक्टर्स के लिए भी मैं कोशिश करूँगा इस तरह की वीडियो लेके आऊँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और वीडियोज़ आप तक आती रहें।